जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आपकी तैयारी कैसी चल रही है? और आज हम प्राचीन इतिहास में सेकेंड क्लास लेकर आए हैं। यानी कि आज हम लोग जो सेशन में पढ़ने वाले हैं दोस्तों, प्राचीन भारत के आधुनिक इतिहासकार के बारे में। यानी कि हमने कल प्राचीन इतिहास के महत्व के बारे में बताया, लेकिन आज प्राचीन भारत के आधुनिक इतिहासकार के बारे में बताएंगे दोस्तों कि यानी किसने क्या कहा। तो दोस्तों, वैसे तो अधिकार करने का जो भी भारत शासन में जो अंग्रेजों का पटल था, यानी कि यहाँ पर विस्तारित रूप से अगर कह सकते तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1600 ईस्वी में ही आ गए थे। लेकिन 1600 ईस्वी में जब आए थे दोस्तों, तो उस समय पूरी तरह से सत्ता इनके हाथ में नहीं थी, केवल व्यापार के तौर पर आए थे। लेकिन जब 18वीं शताब्दी में लोग आए तो क्या कि ईस्ट इंडिया की कंपनी के माध्यम से सर्वप्रथम बिहार और बंगाल पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। यानी कि इनका जो संपूर्ण रूप से अगर कोई कहा जा सकता है तो इन्होंने किया क्या, संपूर्ण रूप से 1765 में संपूर्ण रूप से पूरे उत्तर भारत में इन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया दोस्तों। जब कब्जा किया तो इनको बड़ी कठिनाई से देखे कि यहाँ पर क्या है, महाभारत है, रामायण है, भगवत गीता है, मनुस्मृति है, बहुत सी चीजें इनको देखने को मिली दोस्तों। देखने को मिलने के साथ साथ यहाँ पर ये भी देखा गया दोस्तों कि ये लोग जब अधिकार कर लिए तो इनको क्या हुई, कठिनाई महसूस हुई। जो भारत के अनुशासनिक नियम बनाए गए थे, अनुशासनिक नियम मतलब मनुस्मृति, तो मनुस्मृति को इन्होंने क्या किया, 1776 ईस्वी में उसका अंग्रेजी अनुवाद किया अपने को आपको समझने के लिए। और जो समझने के लिए अब और एक बात और जानते हैं कि मनुस्मृति में ऐसा क्या था दोस्तों। तो मनुस्मृति जो थी हमारी एक कठोरात्मक कानून था दोस्तों। उसमें कठोरात्मक कानून का वर्णन किया गया था, जो भारतीय शासन को क्या किया था, उसमें बनाया गया था। यानी कि जो हमारे हिंदू धर्म यानी कि ब्राह्मणों के द्वारा विशेष तौर से कहा जा सकता है कि जो मनुस्मृति का निर्माण किया गया था दोस्तों, वो क्या किया गया था, ब्राह्मणों द्वारा किया गया था। एक प्रकार से एक नियम बनाया गया था कि हाँ, राजा महाराजा इसके अनुसार किसी प्रजा को कैसे चला सकते हैं। तो सबसे प्रथम दोस्तों हमारा जो आया, अगर पूछता है कि बिहार और बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कब हुआ, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जब सन 1765 में, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो 1765 में बिहार और बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जब हो गया तो इन्होंने किया कि भारतीय कानून के द्वारा ही अपना क्या कानून चलाना जानते थे। लेकिन कानून के अलावा एक क्या थी, मनुस्मृति थी। ध्यान समझना, मनुस्मृति एक उस समय भारतीय कानून की एक बुक थी जो आधिकारिक ग्रंथ माना जाता था हिंदू धर्म का। तो जब हिंदू धर्म का माना जाता था तो इसको सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद एक कोड ऑफ जेनेटिव लॉ शीर्षक से किया गया। मतलब जब मनुस्मृति का क्या कर दिया गया, अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया किया गया, और उसका नाम क्या पड़ा। ये पॉइंट याद रखना है। अभी एग्जाम में कोशिश करते हैं कि जो भी एग्जाम में प्रश्न आए हैं उस प्रश्नों का विश्लेषण करना बहुत जरूरी होता है। जब तक आप उसका विश्लेषण नहीं करोगे दोस्तों, तब तक आप नहीं कर पाओगे। और रही बात इतिहास की, लोग कहते हैं केवल रट लो आपका हो जाएगा। रटना से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस फैक्ट को याद करना दोस्तों। उस फैक्ट को आप याद कैसे करोगे? इस फैक्ट को याद करने के लिए सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि संपूर्ण भारत पर तो 1776 मनुस्मृति को ए जेनेटिव, ए कोड ऑफ जेनेटिव लॉ शीर्षक से क्या किया गया, अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया गया। फिर अंग्रेजी में अनुवाद करने के बाद जो हमारा आता है 1784 में, तो 1784 में हुआ क्या, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। और इसकी स्थापना किसने की, सर विलियम जोन्स ने की। जब सर विलियम जोन्स ने की, लेकिन हुआ क्या, जब मनुस्मृति का जब अनुवाद हो गया तो अंग्रेजों की इसकी भाषा समझ में नहीं आती थी। तो इन्होंने किया क्या कि इसकी भारतीय अनुशासन को समझने के लिए अपने आधिकारिक ऑफिसर पर, यानी कि आधिकारिक तौर पर उनको क्या किया, अपने अधीन रख लिया। यानी कुछ पंडितों को और कुछ मुसलमानों को मौलवी बनाकर, कुछ पंडितों को या विद्वान बनाकर अपने पास रख लिया कि जहां पर समझ में नहीं आएगा वो हमें क्या करेंगे, समझाएंगे।
तो इसके थ्रू एक नियम यानी कि एक कलकत्ता में 1784 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसे आप देखो जो मैं फैक्ट लिखवाया हूँ ये सब वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। और इसकी स्थापना किसने की? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल यानी कि एक गठन किया गया है। और इसका गठन किसने किया? सर विलियम जोन्स ने किया। और सर विलियम जोन्स का जो गठन किया गया था इसमें हो क्या रहा था, इन्होंने एक प्रकार से सर विलियम जोन्स जो था अंग्रेजों का एक अधिकारी था। ये बहुत ज्यादा जानकार था, बहुत विद्वान था। ये करता क्या था, जितनी भी हिंदू धर्म की बुक थी उन सबका कन्वर्सन यानी कि कन्वर्टेड यानी कि अनुवाद उसका अंग्रेजी में कर देता था। यानी कि अंग्रेजी में अनुवाद करने का इसने क्या एक नियम बना दिया। और इसने किया क्या, इसी अनुवाद को नियम बना के तौर पर आपका दोस्तों किया क्या 1789 में सर विलियम जोन्स ने एक नाटक है, आप जानते हैं कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम, इसका भी अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? सर विलियम जोन्स ने। और इसकी प्रेरणा स्रोत से विल्किंस ने क्या किया, जो विल्किंस था वो भी आधिकारिक था कौन? अंग्रेजी शासन का। उसने भी क्या किया, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया। ध्यान रखना, अभिज्ञान शकुंतलम का जो अंग्रेजी में अनुवाद किया था दोस्तों वो कौन था? सर विलियम जोन्स, जो इंडिया यानी कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। और कब की थी दोस्तों? यहाँ पर 1784 में। और सर विलियम जोन्स ने 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम के क्या किया था? अंग्रेजी में अनुवाद किया। फिर उसके बाद सर्व प्रचलित हिंदू ग्रंथ हमारा जो है हिंदू ग्रंथ भगवत गीता, उसका अनुवाद विल्किंस ने 1785 में किया। ध्यान देना, जब ये सोसाइटी बनी, कौन सी सोसाइटी? एशियाटिक सोसाइटी बंगाल 84 बनी। इसमें इसने एक कहा कि जो भाषाएं आपको समझ में नहीं आ रही हैं वो क्या करो, अंग्रेजी में क्या करो, कन्वर्ट करो। और किसके माध्यम से? वो हमारे हिंदू मुसलमानों के ही माध्यम से। वो क्या किया, कुछ हिंदू मुसलमानों को कहा कि आप आज इसमें कुछ विद्वान है वो पढ़कर बताते थे कि इसका मतलब ये है, ये क्या करते थे, उसको समझकर अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करते थे। और हुआ क्या, ये देख रहे थे कि ऐसे हो ये रहा था कि हमारे अंदर जितनी भी चीजें थी हिंदू धर्म को भी क्या करना चाहते थे, अपने रूप में बदलना चाहते थे। एक प्रकार से इनका कहने का मतलब ये था दोस्तों, जो आर्य की भाषा थी, और आर्य भाषा मतलब संस्कृत, और जो पाली भाषा थी, प्राकृतिक भाषा थी, ईरानी भाषा थी, अंग्रेजों ने क्या कहा कि ये तो हमारी तरह मिल रही है। इन्होंने उसका सदुपयोग न करके दुरुपयोग करना स्टार्ट कर दिया दोस्तों। ये कह रहे थे कि भारत में जो रहने वाले हैं राजा महाराजा चाहे जो भी उस समय रहते थे दोस्तों, इनका ये क्या नाम था, ये एक सत्ता के रूप में चलता है, अगर इसको गिरा दो तो पूरे कब्जा कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, पूरे भारत पर कब्जा कर सकते हो। और आप उस समय जब ये अंग्रेज आए तो उस समय की जो कार्य व्यवस्था थी भारत के राजाओं की उसमें बहुत दयनीय थी दोस्तों। दयनीय इसलिए थी कि जो भी आता था इनको प्रलोभन देता था कि इतना ले लो, ये कर दो। अब प्रलोभन के तौर पर ये नहीं समझ पाते थे कि हमारे साथ क्या होने वाला है। इसी प्रकार हुआ क्या, इतना देखते देखते 1857 में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। जब सिपाहियों ने विद्रोह इसका किया दोस्तों तो इनके बीच खलबली मच गई। और जब खलबली मच गई तो इन्होंने कहा कि हमारा एक स्वयं का शासन बनना चाहिए। स्वयं एक शासन बनाना ही चाहते थे, लेकिन 1857 की विद्रोह के कारण के बीच क्या मच गई थी, खलबली मच गई, जिसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। जब इतना हो गया तब उस समय एक आर्थर था, यानी कि एक अंग्रेजी का ही अधिकारी था, कौन था, विसेंट आर्थर स्मिथ, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट समझाता है कि कहता है कि भारत के लोग कैसे थे, यानी कि इन पर कैसे राज कर सकते हैं, इसने पूरे इतिहास के बारे में बताया। तो विसेंट आर्थर स्मिथ ने 1904 में, ध्यान समझना, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, लेकिन 1904 में इसने क्या किया, अपना प्राचीन भारत का पहला व्यवस्थित इतिहास लिखा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर जाता है तो हमारा जो विसेंट आर्थर स्मिथ था दोस्तों, इसके ऊपर जाता है। जो विसेंट आर्थर स्मिथ था, कहा कि प्राचीन भारत में इसने क्या किया, एक व्यवस्थित इतिहास लिखा,
कहा है कि देखो भारत के लोग कैसे रहते हैं, इन पर कैसे कब्जा किया जा सकता है, ये अपनी पूरी तरीके से बता देंगे। हुआ क्या, तो इन्होंने विसेंट आर्थर स्मिथ ने एक प्रकार से समझो कि हिंदुओं को बहुत ज्यादा जगाने का काम कर दिया। इसने इतिहास तो लिखा जरूर, लेकिन इतिहास लिखने के साथ साथ ये हिंदुओं को जगाने का काम कर दिया, अर्थात दिखाया कि तुम लोग की क्या कमजोरियां हैं, ये कमजोरियों को पूरा लिख दिया। यानी कि एक प्राचीन इतिहास की एकदम, यानी कि राजनीतिक व्यवस्था कैसी है भारत की, और राजनीतिक व्यवस्था के साथ साथ ये भी एक प्रकार से कह सकते हैं तो विसेंट आर्थर स्मिथ था, एक प्रकार से समाज सुधारक था। वो दिखाना चाहता था कि तुम्हारे अंदर क्या कमी है, तुम क्यों गुलाम हो गए, आखिर में ये सब चीजें क्यों हो रही हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो जो विसेंट आर्थर स्मिथ था, आप एक प्रकार से पूरे भारत की कमियों को बता दिया। प्राचीन इतिहास की जब बुक लिखी ने इसने, उसमें पूरे भारत की कमियों को बता दिया, और कमियों का जो हमारे क्रांतिकारी थे उसका लाभ उठा लिए दोस्तों। जब लाभ उठाए, जब एक प्रकार से कह सकते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम जो विरोध हुआ था वो 1857 में था, उसके बाद से लोग क्या किए, धीरे धीरे जागते गए। लेकिन अगर सबसे ज्यादा जगाने का काम किया तो कौन किया, विसेंट आर्थर स्मिथ ने 1904 में प्राचीन भारत पर एक व्यवस्थित इतिहास लिखा, और इसका जो सामाजिक, ध्यान समझना, व्यवस्थित, उसके बाद इन्होंने राजनीतिक इतिहास को प्राथमिकता दी थी। राजनीतिक इतिहास का मतलब ये होता है कि किसकी व्यवस्था कैसे चल रही है, किसने कैसे किस पर राज किया। एक प्रकार से इनका जो दृष्टिकोण था साम्राज्यवादी था। साम्राज्यवादी का मतलब कि साम्राज्यवादी का मतलब अपने साम्राज्य का विस्तार करते थे, लोग कैसे करते थे। इसने अपनी बुक में एक बात बताया दोस्तों कि जो भारत के राजा महाराजा रहते थे वो क्या थे, एक अपनी लीन, जनता में लीन न रहकर वो अपने आप में लीन रहते थे। लीन रहने के कारण ही उसका क्या करते थे, हम लोग फायदा उठाते थे, और उसी का फायदा उठाकर और 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या हुआ था, नींव डाली गई थी। ये पॉइंट था दोस्तों इसमें। और इसके पॉइंट में सबसे अगर आपसे पूछे कि अगर भारत को जागरूकता की तरफ ले जाने वाला कौन सा अंग्रेजी शासक या अंग्रेजी अधिकारी था, तो हमारा था विसेंट आर्थर स्मिथ। आप इसमें 3 पॉइंट याद रखना है दोस्तों। 3 पॉइंट में सबसे पहले 1765 में बिहार और बंगाल को ईस्ट इंडिया कंपनी ने अधीन किया। फिर 1776 मनुस्मृति को आधिकारिक ग्रंथ माना गया से अनुवाद, ये आपको पूछता नहीं है लेकिन मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद 1784 में कलकत्ता में स्टैटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना है, जिसकी स्थापना सर विलियम जोन्स ने की। और सर विलियम जोन्स ने विज्ञान शकुंतलम को क्या किया, अंग्रेजी में अनुवाद किया। और इससे प्रेरित होकर किससे, स्टैटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से विल्किंस ने भगवत हिंदू ग्रंथ जो भगवत गीता उसका अनुवाद किसमें कर दिया, अंग्रेजी में। और 1857 में खलबली किसमें मचा दी, सिपाही विद्रोह ने मचा दी। दोस्तों ये पॉइंट आपको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो इसका तुरंत। बात समझे दोस्तों, देखो यहाँ पर जो हमारा ऑर्थर विसेंट आर्थर स्मिथ था, उसने क्या कि ये पूरी बात को बताना ये चाहता था कि जो हमारा सिकंदर था, सिकंदर के बारे में सबसे ज्यादा अगर वर्णन किया था उसको कौन किया था दोस्तों, आर्थर जो स्मिथ था उसने सबसे ज्यादा किया था। और उसने बताया था कि जो सिकंदर था वो कैसे पूरे सीक्वेंस को यहाँ पर बनाया था। तो सिकंदर और पोरस के जो युद्ध हुए थे, यानी कि इसके बारे में सबसे ज्यादा अगर वर्णन करता है तो वो पूरा कौन वर्णन करता है दोस्तों, आर्थर स्मिथ करता है। इसने बताया कि सिकंदर ने अपने युद्ध कैसे लड़े, उसकी आक्रामकता क्या थी, फिर इन सब के बारे में ज्यादातर इसने वर्णन किया। लेकिन वो ये दिखाना चाहता था कि भारत कितना कमजोर है, यानी कि पूरे तरीके से वो एकदम विधिवत तरीके से बताना चाहता था। लेकिन जो हमारे आधुनिक इतिहासकार थे, जैसे में हमारे आधुनिक इतिहासकार में राजेंद्र लाल मित्र थे, इन्होंने बताया एकदम स्पष्ट भाषा में बताया, जो वैदिक ग्रंथ प्रकाशित किए इन्होंने ये बताया कि जो हमारे पूर्वज थे वो इसने बताया कि वो गौ मांस भी खाते थे। पहले ये नहीं था कि यहाँ के आखिर में क्या होता था क्या नहीं होता था, लेकिन इसने ये बताया कि पूरी स्पष्टीकरण बहुत ठोस तरीके से इसने बताया कि जो हमारे पूर्वज से जिनको अज्ञानता बस कुछ ज्ञात नहीं था, वो जो जानवर पाते थे वो खाते थे। तो जो राजेंद्र
लाल मित्र थे, इन्होंने बताया, अगर पूछे कि कौन कौन आधुनिक इतिहासकार हैं भारत के, राजे लाल मित्र जो वैदिक ग्रंथ का प्रकाशन किया था, ये बताते अपने वैदिक ग्रंथ में कि जब लिखा था इन्होंने क्या प्राचीन इतिहास को, तो उन्होंने इसमें बताया कि नहीं कि जो हमारे पूर्वज वो क्या कहते थे, गौ मांस कहते थे। लेकिन जो हमारे फिर आए कौन, आरजी भंडारकर। आरजी भंडारकर एक महान समाज सुधारक के रूप में अपने अनुसंधान के माध्यम से किसका किसका विरोध करते थे, विधवा पुनर्विवाह का, जाति व्यवस्था का, बाल विवाह का। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में आया था कि ऐसा कौन सा आधुनिक इतिहासकार था जिसने बाल विधवा, जैसे में विधवा पुनर्विवाह, जाति व्यवस्था और बाल विवाह की बुराइयों की आलोचना की है। मतलब ये हो गया कि अगर कोई व्यक्ति या कोई महिला क्या होती है, हाल ही में उसकी शादी हुई है या 1-2 साल हुई, उसको क्या पति क्या हो रहा है, मृत्यु हो गई, तो उसका विधवा हो गई, तो उसकी शादी नहीं होगी। इसने क्या किया कि अपने इतिहास की जो बुक लिखी थी इसने, उसमें कहा कि नहीं, ये मैं इसकी आलोचना करता हूं कि ये गलत है, बाल विवाह भी गलत है, क्योंकि जाति व्यवस्था भी गलत है। यानी कि ये किसने बताया था, तो आरजी भंडारकर ने बताया। आपके वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इन्होंने ये बताया कि हमारे इतिहास में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो उसी प्रकार जो हमारे बीके, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये है, यानी कि बीके राजवाड़े, इन्होंने क्या किया, पूरे अपने समाज सुधारक के साथ साथ पूरे लेकर अपने स्वयं, इन्होंने स्वयं पूरे महाराष्ट्र, एमपी, पूरे लोगों में घूम घूम कर जागरूकता फैलाई कि नहीं कि ये देखो, ये ऐसे होना चाहिए, हमारे क्रांतिकारी मेहनत कर रहे हैं, तो हमें भी क्या करना चाहिए, उनका क्या करना चाहिए, पूर्ण रूप से सहयोग करना चाहिए। ये पूरे लोगों के अंदर जोश भर रहे थे, यानी कि कहने का मतलब अंदर से एक प्रकार से करने की ऊर्जा भर रहे थे जो हमारे आधुनिक इतिहासकार थे भारत के। लेकिन अन्य जो थे वो क्या करते थे, जो बाहरी थे, जैसे अंग्रेजी इतिहासकार जो थे, वो क्या करते थे, हमेशा बुराई करते थे भारत की, इसमें ये कमी है, ये कमी है, ये यहाँ पर ये आया, तो वो अधिकतम क्या करते थे, जो अधिकतम आक्रामक थे, यानी कि जो संघर्षशील थे, योद्धा थे, जो बाहर के, जैसे सिकंदर हो गए, ईरानी को हो गए, औरंगजेब के कंडीशन को बहुत कम, ये तो भारत का था। लेकिन जितने भी लोग बाहर से आते थे, जैसे बलबन हो गया, सिकंदर हो गया, इन सब की बहुत ज्यादा क्या करते थे, बड़कई करते थे। लेकिन हमारे योद्धाओं का ये बड़कई नहीं करते, जैसे महाराणा प्रताप सिंह का हो गया, अशोक का हो गया, इन सब की बड़कई नहीं करते थे। इनके बारे में ना बताकर वो क्या करते थे, अधिकतम किसी प्रकार से न किसी प्रकार से क्या करते थे, हमारे देश को नीचा दिखाना चाहते। लेकिन हमारे आधुनिक इतिहासकार बताते थे कि नहीं, हमारे भी क्या थे, इतिहास में वो आधुनिक क्रांतिकारी थे, जो योद्धा थे, जो क्या करते थे, बहुत लड़ जड़ कर क्या किए, पूरा तरीका से लड़ने की कोशिश करते थे। लेकिन यहाँ के लोग जो थे वो क्या करते थे, सहयोग नहीं करते थे, जिसकी वजह से वो क्या हार जाते थे। नहीं तो हमारे यहाँ योद्धाओं की कमी नहीं थी। फिर उसके बाद जो आए पांडुरंग वामन काने, ये संस्कृत के विद्वान थे। इन्होंने बताया कि हम अपने धर्म से किस प्रकार सीख सकते हैं कि हम किस प्रकार बलपूर्वक किसी को हरा सकते हैं। इन्होंने क्या कर दिया, धर्म शास्त्र पर ही एक क्या कर दिया, इतिहास लिख दिया। आपका ये इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने धर्मशास्त्र का इतिहास लिखा, यानी पांडुरंग वामन काने ने धर्मशास्त्र का इतिहास लिखा, जिसमें इन्होंने बताया कि किस प्रकार हम अपने धर्म के बलबूते किसी को हरा सकते हैं। दोस्तों, तो ये हमारे इतिहासकार थे, इन्होंने बताया कि जिसमें प्राचीन भारत में सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया, यानी समाज में कैसे रहना चाहिए, किस प्रक्रिया को करना चाहिए, क्या गलत है क्या सही है, उसके बारे में अगर मतभेद अगर करने का पूरा एक कंडीशन बताया तो पांडुरंग वामन काने ने बताया, और किसके, संस्कृत विद्वान जो धर्मशास्त्र का इतिहास लिखकर बताया। ये प्रकार से अगर हम कहें तो ये हमारे समाज सुधारक के रूप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिए। दोस्तों, हमने जो बताया कि अगर पूछ दे आपको दोस्तों कि जो विसेंट आर्थर स्मिथ था, विसेंट आर्थर स्मिथ स्मिथ इसने क्या किया, ध्यान देखना, विसेंट आर्थर स्मिथ ने अपनी बुक में, इसकी बुक कौन थी, प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन
भारत का इतिहास बुक में सिकंदर का वर्णन 1/3 भाग में किया है। मतलब ये हुआ कि आप इसने जो बुक लिखी थी उसने 3 हिस्सा कर दो तो एक हिस्सा उसने पूरा टोटल सिकंदर के बारे में ये लिख दिया था, और इसने इसमें जो सिकंदर के पूरे युद्ध के बारे में लिखा था, सिकंदर के युद्धों के बारे में विस्तृत वर्णन किया था, विस्तृत वर्णन किया था। ये हमारे थे प्राचीन भारत के आधुनिक इतिहासकार के एक संक्षिप्त विवरण। दोस्तों आपको पूरी पॉइंट में आपको समझना है, इसमें बस मुख्य पॉइंट है कि जो बंगाल प्रशासन और बिहार प्रशासन कब हुआ, इसमें ये समझना है पूरे पॉइंट को बस। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं दोस्तों कि इसकी पूरी प्रोसेस को आप क्या करो, बस एकदम रिवाइज कर लो, ज्यादा तो बड़ा है नहीं, बहुत कम समय में इसे हम क्या करेंगे, रिवाइज कर देंगे। अभी मैं इसकी भूमिका केवल बता रहा हूं दोस्तों, प्राचीन इतिहास का महत्व क्या था, प्राचीन भारत के आधुनिक इतिहासकार कौन थे, आपको मैं पूरा इतिहास का जो कंडीशन अभी स्टार्ट नहीं किया, पूरे बता रहा हूं कि कैसे यहाँ पर स्टार्टिंग हुआ था। तो आप इसी पूरे को देखते रहो दोस्तों, और मैं आपका क्लास यहीं पे इसको रहने देता हूं, अगली क्लास हम देखेंगे इसके बाद, और उसमें क्या होगा, स्टार्टिंग करेंगे कि कैसे किसका वर्णन हुआ, यानी प्रागैतिहासिक काल का। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।